हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री ऐप से। जैसा कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में स्टार्ट किया था। अभी हम इस वीडियो में आपके एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हाउ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कई बार इस पर देयर द चेंजेस इन द चेंज ऑफ या वेरिएशन इन द चेंज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द ग्रुप एंड पीरियड्स। तो अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, और इसमें से क्या है, क्वेश्चन कैसे भी आपके आ सकता है, पीरियड्स के लिए भी पूछ सकते हैं और ग्रुप्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन रहेगा, हाउ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंजेस इन द पीरियड्स और एंड ग्रुप्स जनरल तो हमने पढ़ लिया था, और इसका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो गया, ग्रुप्स ऑन पीरियड्स में हो गया, ठीक है। तो दूसरा अपन क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, explain the periodicity in ionization enthalpy for the transition elements। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर इसको अपने को समझना है तो एक एक करके समझेंगे अपन। पहले अपन देखते हैं फॉर द पीरियड्स। तो पीरियड में अपन देखें लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके लेफ्ट टू राइट आपका विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके किस में आता है, इनर शेल में आता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैं फिर से आपको बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेल है आपका, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, और ये मान लीजिए आपका फोर्थ सेल है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें अपन देखें तो क्या होता है, पहले से आपके फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन आए होते हैं, और अंदर अपने फिर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें अपन तो 3D में आते हैं 1 to 10। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके इनर शेल और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, रिपल्सन फोर्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और इसी को हम क्या कहते हैं, साथ में अपन लिखते हैं क्या, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने से, जेड इफेक्टिव बढ़ने से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये दोनों फोर्सेज क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसी की वजह से हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, लगभग सेम रहता है इन द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आंसर में अपन क्या लिखेंगे, इन पीरियड्स। तो फर्स्ट आपके क्या हो गया, इन द पीरियड्स, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अपन शॉर्ट में आई लिख सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रॉक्सीमेटली रिमेन सेम। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा चेंज नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली रिमेन सेम बिकॉज
because the increase in effective nuclear charge because the increase in effective nuclear charge is balanced by the shielding इफेक्ट, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अपन इसमें इतना लिख सकते हैं क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। रिपल्सन बिटवीन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो अपन यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके क्या हो गया, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए और जो अप्रॉक्सीमेटली साइज भी सेम रहता है, वो हमने पहले पढ़ा ही है एटॉमिक साइज में। और इसी की वजह से आपके क्या रहेगा, जब साइज में अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगा। ये चीज़ तो अपन लिखते हैं किसके लिए, पीरियड के लिए। अब ग्रुप के लिए थोड़ा सा चेंज है, अपन दो अलग अलग ग्रुप में आते हैं तो उससे अलग अलग चेंज होता है, तो वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए पीरियड्स के लिए, फिर अपन ग्रुप के लिए समझते हैं इसको। अब देखिए, ग्रुप के समझने के लिए हम यहाँ पर देखें तो आपको ध्यान होगा, हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो आपको बताया था जैसे हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो 4th पीरियड से शुरू होते हैं। मैं यहाँ पर वहीं से शुरू कर रहा हूँ, जैसे 4th पीरियड आपका 5th, 6th और 7th, ये तो हमारे क्या हो गए, पीरियड्स हो गए आपके, जहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू होते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या हैं, ग्रुप्स। तो अगर आप देखें इसमें बात करें अपन, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से शुरू होते हैं, 3rd से, 3rd और 4th, 5th, ये आगे बढ़ते जाएंगे आपके, और कहाँ तक आते हैं, 12th तक आते हैं। ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ा था, ये कहाँ तक आते हैं, 12th तक आते हैं। मैं यहाँ पूरी नहीं बना रहा, केवल मेरे को अपने को क्या है, ये समझाना है आपको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप। अब अपन देखें तो 4th में आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है, जिसमें आपके किस में भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन 3D में। 5th में आप देखेंगे तो किसमें, 4D में, ये 5D में भरे जाएंगे, और ये यहाँ पर आपके 6D में भरे जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ पर 3rd पीरियड में, जैसे आपके शुरू होता है तो आपने देखा होगा स्कैंडियम, ठीक है ना, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये तो 3rd में हो गए। अब अगर अपन 4th में देखेंगे तो इसी तरह से आपके 4th में आएंगे। ठीक है, फिर अपन बात करें, ये 3D to 4D हो गया, और फिर अपना क्या हो रहा है, 4D से 5D। यहाँ पर आपने देखा था 6th में अपने कौन से आते हैं, जैसे लेंथेनम, ठीक है ना, एक्टिनम, और इसके बाद आपने देखा था सीधा यहाँ पर क्या है, जैसे हॉफनियम आ रहा था, ठीक है ना, और फिर अपन ने देखा था तो यहाँ पर कुर्चेटोबियम, KU आ रहा था आपका। तो अगर अपन इनको देखें कि 3rd to 4th 3D से 4D में अपन आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल इंक्रीज होता है, और शेल इंक्रीज होता है तो क्या होगा, साइज इंक्रीज हुआ, और साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन जब 4D से 5D में आते हैं, 4D से अपन 5D में आएंगे, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो जो 4th ग्रुप है, इसमें आप देखिए कि 57, जैसे लेंथेनम क्या होता है, ये अपन ने वहाँ पर भी समझा था 57, और हॉफनियम डायरेक्टली क्या आ गया, 72। तो जब हॉफनियम पे आते हैं अपन, तो इसके बीच में क्या हो गया, आपके 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स के आ गए, और उनकी वजह से इस पर एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा। ठीक है, 14 जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो 14 प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा 14 प्रोटॉन्स के बराबर। और उस एक्स्ट्रा अट्रैक्शन की वजह से अगर अपन 4D से 5D में जाएंगे या फिर पीरियड से 6D में जाएंगे, तो साइज में चेंज नहीं होता,
यानी शेल बढ़ने से तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से, जिसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं क्योंकि लेंथेनाइट्स आ गए यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से यहाँ पर इसके साइज में ज़्यादा चेंज नहीं होता। यानी जब आप देखेंगे 4th से 6th पीरियड या 4D से 5D में आएंगे तो लगभग साइज इनका क्या रहता है, सेम रहता है एलिमेंट्स का। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लगभग सेम रहेगी। किसकी वजह से? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को, क्यों इस पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसको अपने को किस तरह से लिखना है वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें किस तरह से, इन द ग्रुप। अब अपन बात कर रहे हैं क्या, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप फ्रॉम 3D to 4D, 3D to 4D, atomic size increases, atomic size increases due to increase of shell, सेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अपन ऐसे भी साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, वो भी अपन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द शेल, एंड इसी में अपन लिख लेते हैं पहले फिर बाद में लगा लें, एंड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। हैंस अब अपन लिख लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेज, आल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम 3D to 4D एलिमेंट्स। कहाँ से? 3D से 4D एलिमेंट्स में। ये तो अपनी क्या हो गई, इसके लिए होगी। अब अपन बात करते हैं 4D से 5D में, ठीक है। वो अपन क्या लिखेंगे कि 4D से 5D में अपन आते हैं तो शेल तो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज विच इज बैलेंस द इंक्रीज इन साइज, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया आपके। अब लिखेंगे अपन सेकंड क्या, फ्रॉम 4D to 5D, फ्रॉम 4D to 5D, आल्दो यद्यपि, आल्दो with increase of shell, nuclear force of attraction, nuclear force of attraction decreases, nuclear force of attraction decreases, but the decrease in attraction, but the decrease in attraction force, is balanced by the presence of lanthanides, by the presence of 14 elements, by the presence of 14 elements of lanthanides, मैं इसको इधर लिख देता हूँ ऊपर इधर, ठीक है। by presence of lanthanides before the presence of
लैंथेनाइड्स, और इसमें अपन साथ में अपन ये लिख लें ब्रैकेट में, प्रेजेंस ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स by the presence of 14 elements of lanthanides before the hafnium balanced by the presence of 14 elements of lanthanides before the hafnium. It is also known as lanthanide. It is also known as lanthanide contraction. ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दो साइज ऑफ एलिमेंट्स हैं फ्रॉम 4d to 5d अप्रॉक्सीमेटली रिमेन सेम। तो अपन इसको और आगे लिख लेते हैं, एक बार यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको और आगे कंप्लीट करता हूँ। अपन इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें और क्या ऐड करेंगे अपन, फुल स्टॉप आ गया। बिकॉज ऑफ these two opposite forces size of elements from 4d to 5d approximately remain same, hence their ionization enthalpy will also remain same। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम रहेगी, कहाँ से, 4d से 5d में। किसकी वजह से, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि फोर्थ में तो आ नहीं रहे, लैंथेनाइड्स हमारे 6 पीरियड से आते हैं, इसलिए इसका एक्स्ट्रा ट्रैक्शन फोर्स होगा, और उसी वजह से जो अपना साइज बढ़ रहा है वो उसको क्या कर देगा, सेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ रहा है उसको बैलेंस कर देता है एक्स्ट्रा ट्रैक्शन फोर्स, और साइज लगभग सेम रहता है, और जब साइज सेम होगा तो उनका फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी सेम होगी। तो इस तरह से अपन इन दो क्वेश्चंस को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को लेना है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज इस वीडियो में अपन ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए अपन हेडिंग डाल लीजिए आप इस क्वेश्चन के बाद में, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक एक करके अपन समझेंगे इसके, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट जो एप्लीकेशन इसमें हम पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी से मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दैट मीन्स लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, अब मोर रिएक्टिव। तो अगर इसमें अपन देखें कि जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, दे आर मोर रिएक्टिव। तो पीरियोडिक टेबल में अपन देखें सबसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपन ने पढ़ा था, अगर अपन देखें तो फर्स्ट जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, और लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किधर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल तो अपन लिख सकते हैं। तो मोर रिएक्टिव कौन से हुए आपके, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स। तो अपन क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स हैविंग लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
will be more reactive, ठीक है। क्या होंगे ये? मोर रिएक्टिव होंगे। अगर अपन देखें इसमें तो एल्कली मेटल्स, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल लेफ्ट हैंड साइड हैं, वो क्या होते हैं आपके? मोर रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लेफ्ट हैंड साइड in periodic table will be more reactive, ठीक है। क्योंकि अपन देखते हैं इनकी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो आगे लिख भी सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब अपन बात करें, ये तो लेफ्ट हैंड साइड के हो गए जिनको अपन, इसका मतलब क्या हो गया? एल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, मींस एल्कली मेटल्स एंड alkaline earth metals will be more reactive, क्लियर। और अब ये तो बात हो गई अपने लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट्स की, लेकिन अगर ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप में अपन देखते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, तो शेल इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो अगर ग्रुप में अपन देखें तो अप टू डाउन क्या हो रहा है? लेस एनर्जी आपके अप टू डाउन क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो अपन एक पॉइंट ये लिख लेते हैं लास्ट इसमें कि इन द ग्रुप अप टू डाउन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स increases, reactive element increases due to decrease in ionization enthalpy। तो सीधी सी बात है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो एक तो आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशन हो गई कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर हम उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यानी मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। तो सेकंड एप्लीकेशन अपन देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या होगा? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अब देखिए अपन ने देखा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, पहले भी आप पढ़ते आए हैं, तो वो क्या हो गए? आपके मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। तो अपन पहले से ही पढ़ते आए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स तो क्या होंगे? मेटालिक इन नेचर होंगे, और जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है वो क्या होंगे? नॉन मेटालिक नेचर होंगी। तो अपन ग्रुप में अगर पीरियड्स में अपन देखें लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? मेटालिक नेचर तो कम होता जाएगा और नॉन मेटालिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। और ग्रुप में अपन देखें ऊपर से नीचे अप टू डाउन, तो क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अपन वही लिखेंगे यहाँ पर। क्या मतलब हो गया कि लेस एलिमेंट्स having less ionization enthalpy will be metallic in nature
विल बी मेटालिक इन करेक्टर, या मेटालिक इन नेचर के लिए मेटालिक करंट करेक्टर, ठीक है। वेयर एज एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स विद मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी will be non-metallic in character, will be non-metallic in character, यानी वो क्या होंगे, नॉन मेटालिक होंगे। अब इसी चीज को हम ग्रुप में और पीरियड्स में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाइल नॉन मेटल्स आर राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अपन लिख सकते हैं, तो इन पीरियोडिक टेबल metals exist in left hand side, whereas non-metals in right hand side of periodic table, ठीक है। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, एक लास्ट पॉइंट पे बता सकते हैं, अपने को यही बताना पड़ता है इसमें कि भाई इससे क्या आपके किस तरह से मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से चेंज हो रहा है, वो चीज़ बतानी होती है, क्योंकि अपन पीरियडिसिटी पढ़ रहे हैं। लास्ट में अपन क्या बता सकते हैं, ग्रुप में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा अप टू डाउन। कोई भी ग्रुप ले लें अपन, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन लास्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर of the elements increases up to down in the group, due to decrease in आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कमी होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर है वो हमेशा इंक्रीज होगा इन द ग्रुप, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। ये हमारी कौन सी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी, मेटालिक और नॉन मेटालिक करते हैं। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अपन ने देखा वैलेंसी तो क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट, और उसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा, चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल में तो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो अपन थर्ड प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, क्योंकि देखा था ना हमने कोई मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, कोई दूसरा भी निकाल सकता है। तो उसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और कई बार दोनों भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको अपन कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे अपन पता लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर वन इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई थी ना। अगर उसी से अपन सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उसका सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड करें तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसी बेसिस पे निकालते हैं अपन। तो अगर मान लीजिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर अपन डिफरेंस से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, डिफरेंस से अपन निकालते हैं कि फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन देते हैं, अगर आप देखिए डिफरेंस
इन सेकंड, क्योंकि सेकंड ज़्यादा होगी ना, सेकंड एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। IE2 क्या हो गया, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डिफरेंस इन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज कितना है, इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर, ये इक्वल हो गया और ग्रेटर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बराबर है या ज़्यादा है, देन ये अच्छी तरह आपको समझना है, देन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं अभी एग्जांपल बता दूंगा आपको, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस आपके 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या ज़्यादा है तो लोअर वाली स्टेबल होगी। ठीक है, एक अपना क्या है, अगर आपके डिफरेंस इन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, ये स्टेबल आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, अगर आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस इन दोनों के बीच का है, ठीक है, इफ द डिफरेंस इन सेकेंड एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी is between 11 to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 11 से तो ज़्यादा होगी और 16 से कम है, तो क्या होगा आपकी, देन बोथ लोअर एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, higher oxidation state will be more stable, will be, या कहना चाहिए अपन both lower and higher oxidation state will be stable, दोनों ही क्या होंगे, स्टेबल है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे अपन मान लीजिए ज़्यादा वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास अपन देखें जैसे सोडियम है, अपन सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम से दो बन सकते हैं, एक तो मान लीजिए हमारा सोडियम प्लस आयन बना और इससे फिर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें सोडियम प्लस 2 आयन। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन देखें तो सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया, इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, और अगर इससे ये बनेगा सोडियम प्लस आयन से सोडियम प्लस 2 आयन, तो आपकी क्या हो गई, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जब हम इनकी वैल्यू देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी वैल्यू तो कितनी है, 5 ये आपकी होती है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये आपके 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इन दोनों का आप डिफरेंस देखो फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो अगर यहाँ पर अपन देखें तो क्या होगा, 47.3 माइनस 5.1 कितना हो गया, देखिए 42.2, क्या हो जाएगा 42.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो गया, 16.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो आपके सोडियम प्लस 1 है, ये क्या होगा
मोर स्टेबल होगा, क्योंकि आपने लिखा है लेस ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए अपन इसी तरह से इसके लिए देखें, कम वाले के लिए। यहाँ पर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो ये क्या बना, मैग्नीशियम प्लस, दूसरा आप निकालोगे तो क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये तो क्या हो गया इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इधर आप निकालोगे तो क्या हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर इनकी अपन वैल्यू देखें फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो फर्स्ट तो यहाँ पर आपकी कितनी है 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड आप देखोगे तो सेकेंड है आपके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन दोनों को आप डिफरेंस देखिए, 15 में से आप क्या माइनस कर देंगे 7.6, तो कितना आया देखिए 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो गया 11 से कम हो गया, तो इसमें आपके क्या होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये तो 1 है, ये 2 है, तो हायर तो ये हुई ना, तो ये क्या हो गई आपके मोर स्टेबल हो गए। तो इस तरह से अगर हमें फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है किसी के लिए, तो हम उसकी विच ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर और हायर, कौन सी आपके मोर स्टेबल है, ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों के बीच क्या आ रहा है 11 पॉइंट और 16 पॉइंट के कोई बीच की ऑक्सीडेशन डिफरेंस आ रहा है आपका, तो फिर वो दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होंगी स्टेबल होगी। क्लियर, तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को। फिर हम इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अपना टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड में अपन देखें तो अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इजीली मेटल आयन बन रहा है आपका, कैटायन बन रहा है, तो क्या बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जबकि हायर के साथ क्या बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्ड का अपन सिंपल है, अगर यहाँ पर अपन देखें तो टाइप ऑफ बॉन्ड ये अपना 4th एप्लीकेशन हो गया आई थिंक। ठीक है, तो इसको अपन निकाल सकते हैं किसके बेसिस पर, लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी elements will form क्या बनाएंगे आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स, whereas इसमें सिंपल है कोई दिक्कत नहीं, whereas हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी elements will be form कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि फिर क्या होगा उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, फिर उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं 10th में आपने पढ़ा होगा कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इजीली यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, वो क्या बनाएंगे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अब अपन इसी से रिलेटेड एक बेसिक करेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स, ये अपन और बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन। बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, वो किस तरह से चेंज होती है। बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, ये तो अपन जानते हैं कि आपके जो मेटल्स होते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड वो बेसिक नेचर होते हैं, या मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक एसिडिक नेचर के होते हैं। तो किस तरह से आपकी बेसिसिटी चेंज होती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स विल बी इन एल्कलाइन नेचर, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्लियर, तो पहला पॉइंट तो अपन इसमें ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
कि एलिमेंट्स ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स विल बी इन एल्कलाइन नेचर, यानी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इनको, एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो अपन पढ़ भी चुके हैं। अगर अपन देखें, और ये किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक नेचर आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम हो रही है तो क्या होगा, मेटालिक नेचर बढ़ता है और बेसिसिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया आपकी, कि लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में अपन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, तो बेसिक नेचर कम होगा। तो अपन ये लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इन पीरियड्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases from left to right due to decrease in size, ठीक है ना। क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, hence बेसिसिटी या बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस इन द पीरियड में क्या होगा, आपकी बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा, है ना। इसी वजह से अगर अपन देखें, हमारे पास दो हाइड्रोक्साइड हैं, अगर अपन कंपेयर करें, जैसे मान लीजिए अपन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड अगर कंपेयर करें तो बेरिलियम का साइज क्या होगा, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है पीरियड में, साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका बेसिक करेक्टर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक देन द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसी तरह से अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट में, तो पीरियड की बात होगी, ग्रुप में अपन देखें तो अप टू डाउन क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और बेसिक करेक्टर अपन देखें तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको कि बेसिक करेक्टर है, जो बेसिक करेक्टर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, और जहाँ आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी बेसिक करेक्टर कम होगा। तो इसी तरह हम ग्रुप में लिख लेते हैं, फिर अपन रिलेशन लिख देंगे, क्या होगा, इन द ग्रुप, ठीक है, इन द ग्रुप बेसिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स increases due to decrease in आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, मान लीजिए हमारे पास जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का अपन ग्रुप कंपेयर करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड।
अगर अपन देखें तो इसमें क्या होगा, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम और सीजियम, ये ग्रुप हो गया, और इसमें अप टू डाउन आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की सबसे कम बेसिसिटी होगी, फिर सोडियम, पोटेशियम, ये इनका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ही हो गया। अब अपन एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एक एप्लीकेशन और होता है इसका, रिड्यूसिंग कैपेसिटी, यानी एलिमेंट्स की रिड्यूसिंग कैपेसिटी। और रिड्यूसिंग का मतलब क्या हो गया, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, यानी इटसेल्फ तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो सामने दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैपेसिटी। तो ये भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, यानी जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है या देगा, वो उतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हुआ। और इलेक्ट्रॉन कब आसानी से दे पाएगा, जब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके, अगर रिलेशन अपन देखें तो जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, किसके किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। ठीक है, तो जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इट कैन इजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन, इजीली कैन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस द अदर एलिमेंट और अदर सब्सटेंस। तो इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है उसकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो अपन इसको लिख लेते हैं पॉइंट्स को यहाँ पर। ठीक है, तो एलिमेंट्स with less ionization enthalpy can release the electron easily, means क्या हो गया, easily oxidized and reduce the other substance easily। वो इसको क्या कर सकता है, इजीली रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, मीन्स इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो गई, यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमने लिखा ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिड्यूसिंग कैपेसिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या अपन ऐसे कहेंगे, रिड्यूसिंग कैपेसिटी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अपन देखें पीरियड्स में और ग्रुप में, तो पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्रुप में अपन आएंगे अप टू डाउन, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो वही लिख लेते हैं अपन इन द पीरियड, दो पॉइंट में अपन इनको लिख लेते हैं, इन द पीरियड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अभी ये अपन कारण बार बार नहीं लिखेंगे क्यों बढ़ रही है आयोनाइजेशन, तो अपन जानते हैं साइज कम होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, हैंस रिड्यूसिंग कैपेसिटी of the elements decreases, रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अपन ग्रुप में देखें तो इन द ग्रुप अप टू डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases, hence reducing capacity
reducing capacity increases, reducing capacity of the elements increases, reducing capacity क्या होगी, इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये कुछ क्या एप्लीकेशंस हैं किसके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के। तो आज इसमें अपन ने एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट किया, और इससे पहले हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए किस तरह से वो आपके चेंज होता है, क्या पीरियोडिसिटी रहती है, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यानी उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन निकालते थे और एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।